अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरास्मस के हवाले से। तो काफ़ी लोगों को माइंड में ये होता है कि एरास्मस एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्कॉलरशिप है और उसको हर्न करना बहुत ही मुश्किल और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई रॉकेट साइंस है या कोई बहुत ही डिफरेंट चीज़ें जो कि आम इंसान नहीं कर सकता। तो इस हवाले से हमारे साथ एक लिविंग एग्जांपल बैठे हुए हैं जिन्होंने ये स्कॉलरशिप भी हर्न की है और उसके थ्रू यहाँ पे आए हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिस्टर अदनान से, और मिस्टर अदनान का जो है हम बायोडाटा भी पूछेंगे, कहाँ से हैं, यहाँ कैसे पहुँचे हैं, और मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स भी पूछेंगे कि किस तरीके से इस स्कॉलरशिप को हर्न किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम सलाम समी, थैंक यू वेरी मच इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए। मैं भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हूँ आप लोगों की तरह, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। तो ये सुन के आपको यकीन आ ही गया होगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, मैं इनको टच भी कर सकता हूँ। तो अभी इनसे हम जो है ना इनका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, तो आप इंट्रोड्यूस करें ख़ुद को और कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम बेसिकली अदनान घुमरो है और मैं सक्खर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी पूरी प्राइमरी एजुकेशन वगैरह वहाँ सक्खर से ही है। उसके बाद मैंने वहीं से इंटरमीडिएट किया, फिर कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नवाबशाह से मैंने टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपना बैचलर्स किया। उसके बाद थोड़ा भाग दौड़ में लगे रहे हम लोग भी, जैसे सारे लोग लगे रहते हैं। तो उसके बाद फिर एरास्मस में हो गया, तो फिर एरास्मस में हम लोग आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं एंड करने वाला हूँ एरास्मस विद इन कपल ऑफ मंथ्स। तो अभी जैसे इन्होंने डिस्कस किया है कि आफ्टर ग्रेजुएशन काफ़ी सारे लोग भागदौड़ करते हैं, तो इनसे मज़ीद पूछते हैं कि ये भागदौड़ क्या होती है और उसमें क्या क्या एफ़र्ट पुट करनी होती है, और यहाँ आने का आपका जो इरादा है वो कैसे बना, आपने पाकिस्तान में क्या कुछ ट्राई किया और वो सब चीज़ें ट्राई करने का आपको आउटकम क्या मिला। तो ये सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। असल में समी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हवाले से, क्योंकि होता असल में क्या है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन, पहले तो हमें ये पता नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला ही होता है कि डिग्री करनी कौन सी है, फिर जिसको जो मिलती है वो उसमें आ जाता है, सही है ना। तो उसमें आ तो जाते हैं लेकिन पता नहीं होता। चलो फिर आ भी जाते हैं, फिर कोई कहते हैं कि चलो मैं किसी भी फील्ड में आ गया XYZ में, तो वो फिर मेहनत करना शुरू करते हैं। जब वो मेहनत करना शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता हमें आगे क्या करना है। तो मैं थोड़ा बहुत मुख्तलिफ था नॉर्मल लोगों से, जैसे आपने कहा थोड़ा एबनॉर्मल ही समझ लिया आपने। खैर एनीवेज, जस्ट जोकिंग। तो मसला ये था कि मेरा एक गोल था शुरू से ही कि मैंने बाहर से मास्टर्स करनी और बाहर जाना है मैंने। तो मेरे लिए ना एम बहुत क्लियर था मेरा। तो हमारे लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनका एम क्लियर नहीं होता। उनको जो चीज़ मिल रही होती है वो चीज़ वो ले रहे होते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, वो लें, लेकिन अगर आप वो रास्ते में लेते भी हैं तो लें, लेकिन अपना एम बहुत क्लियर रखें कि एट द एंड ऑफ द डे आपने अचीव क्या करना है। इवन दो मैं आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई करता रहा, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद कपल ऑफ जगहों पे अप्लाई किया, फिर जब होना था तो 2 जगहों पे हो गया, यहाँ तो हो नहीं रहा था। तो इस तरीके से फिर मेरा गोल क्लियर था। फिर मैंने पाकिस्तान में ही मास्टर स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो मसला नहीं था कि मैंने पाकिस्तान में लेकिन मेरा जो बिगर गोल था, बिगर एम था, उसके पीछे मैं लगा रहा उधर भी। वो पढ़ते हुए भी मैं मास्टर्स में अप्लाई करता रहता था, स्कॉलरशिप हंटिंग चलती रहती थी मुख्तलिफ जगहों पे। तो आप अपना गोल बनाएं, गोल बनाने के बाद उसके पीछे लग जाएं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, मुख्तलिफ चीज़ों में। एक तो ये बात होती है। फिर दूसरी बात यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार रिजेक्शंस आती हैं, नो डाउट रिजेक्शंस आती हैं। मैंने भी, अगर आप को यकीन आए या ना आए, कोई भी बंदा कामयाब होने से पहले 10-15 बार 100 बार रिजेक्ट ज़रूर होता है, फेल ज़रूर होता है। तो हम भी मुख्तलिफ नहीं थे, हम भी मुख्तलिफ जगहों पर फेल हुए, रिजेक्शन हुई हमें भी। फिर उससे क्या हुआ, उन रिजेक्शन से सीखा, देखा कि किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ें कम हो रही हैं, किस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर उनको इम्प्रूव किया, इन्हांस किया, चीज़ों को एज अ पर्सनैलिटी ग्रो किया मल्टीपल डायमेंशंस में। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो फिर हम आ गए। तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी जो मेरी तरफ से थी। तो इसमें मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे यंगस्टर जितने भी हैं वो जैसे ग्रेजुएट करते हैं तो उनके माइंड में पहले सवाल ये आता है कि हमें जॉब हंट करनी है। तो आपके माइंड में जॉब का कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा आपने कोई एफर्ट वगैरह की जॉब के लिए पाकिस्तान में? समी, टू बी ऑनेस्ट, आई नेवर ट्राइड फॉर जॉब। मतलब
कभी भी दिल से अप्लाई नहीं किया था। उसके 2-4 रीज़न थे और उसको आज मैं रिग्रेट भी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे जॉब करनी चाहिए थी, जो मैं मास्टर्स कर रहा था उसकी जगह मुझे जॉब करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे जहन में ये था हमेशा कि मैंने हायर एजुकेशन करनी है, मास्टर्स करनी है, जॉब करनी है, क्योंकि मेरा बहुत शौक़ होता है कि मैं एकेडमिक्स में जाऊँ। तो उसकी वजह से मैं कभी जॉब की तरफ मैंने देखा ही नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी, मैं आज रिग्रेट करता हूँ इन चीज़ों को, टू बी ऑनेस्ट। तो वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन एनीवेज़ आप ट्राई कर सकते हैं। जॉब ढूंढने के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जॉब करनी कौन सी, किस नेचर की जॉब करनी है, और वो आपको पता है 7 सेमेस्टर तक क्लियर हो जाना चाहिए। चाहे स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहा हूँ या कहीं, अब क्लियर हो जाना चाहिए। 7 सेमेस्टर से लेके आप उस कंपनी की जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं देखें उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो क्या मांग रहे हैं, कौन से स्किल्स की डिमांड है, उनको नरिश करें, पॉलिश करें, देखते रहें। और जहां वहां पे वो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे इंसाइट्स लें कि यार इस कंपनी में एंटर कैसे हुआ जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आप पूछी जाती हैं इंटरव्यूज़ में, लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ाएं उन कंपनीज़ की, उस जॉब रिलेटेड से लोगों से बात करें, खुद गूगल पे सर्च करें, इंटरनेट भरी पड़ी है चीज़ों की, सिर्फ आपको कीबोर्ड पे की स्ट्रोक करना है। बिल्कुल। तो आप इस तरीके से करें, लेकिन जागना थोड़ा पहले पड़ता है। ग्रेजुएट होने के बाद ना जागें कि हम ग्रेजुएट हो जाएं फिर देखेंगे क्या होगा, वो ना करें, वो मेरी तरह नहीं करें भाई। हम गलतियां कर बैठे हैं, हमारी गलतियों से सीख लें और इस तरीके से थोड़ा ना पहले जागें। और इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे ना, आप लिटरली स्पीकिंग आप ग्रेजुएशन के बाद इतना फारिग भी नहीं बैठेंगे। ये एक मैं आपको सही वाली टिप दे रहा हूँ फ्री में। बिल्कुल। और इसमें आपसे मैं ये मज़ीद पूछना चाहूँगा कि जब आपने इरास्मस के लिए अप्लाई किया तो इरास्मस के अलावा कोई और स्कॉलरशिप थी जिसमें आपने अप्लाई किया हो, जिसमें आपको रिजेक्शन मिली हो, और रिजेक्शन में उनकी वजूहत क्या थी, उनसे आपने क्या सीखा, ये आप शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। समी, इरास्मस पे भी मैं सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ऑल टुगेदर रिजेक्शन हुई थी। मसला ये होता है कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, या उतनी मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, जितनी अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। तो मुझे ये होता था कि बाहर जाना है, उस वक्त मुझे फुलब्राइट का पता था और इस इरास्मस का पता, उस वक्त क्लियर नहीं हो रहा था कि मुझे जाना कहाँ है। तो उस वक्त मैं जीआरई के पीछे भी भागता रहता था, उसके मैंने किताबें भी बहुत ख़रीद ली थी, लेकिन जीआरई की नहीं मैंने। उसकी रीज़न ये थी कि मैं एक तरफ जा नहीं पाया। एक तो ये रिग्रेट था कि यार एक चीज़ बंदे को क्लियर कर देनी चाहिए कि आपने यूएस जाना है, यूरोप जाना है, जाना कहाँ है यार आपने, दोनों अलग ये क्लैरिटी करें अपने। अगर यूएस जानी है तो यूएस की थोड़ी कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन अगर आप यूएस की तैयारी करते हैं तो इवेंचुअली यूरोप की हो ही जाती है। जीआरई इवेंचुअली आपको हर जगह पे फ़ायदा देती है। तो आप ये क्लियर करें कि आपने जाना कहाँ है। तो एक तो वो हुआ कि जीआरई के मैं फंदों में फंसा रहा, वो टेस्ट ही नहीं दिया ना मैंने कभी, फिर खुद पढ़ता रहा, देखता रहा, लेकिन टाइम भी स्पेंड किया, लेकिन उस वक्त मैंने जीआरई दिया नहीं था। मैं क्लियर नहीं कर पाया था अपने आप को कि मैंने क्या करना है वाकई में। तो वहाँ मैंने अप्लाई नहीं किया था। उसके बाद फिर मैंने टर्की बर्सलारी में किया, वहाँ मेरा हुआ नहीं था। पता नहीं किस रीज़न्स की वजह से नहीं हुआ, कुछ लेटर सही नहीं लिखे होंगे या सही तरीके से एप्लीकेशन नहीं फिल की होगी। उसके बाद मैंने सीएसी में अप्लाई किया था, जो चाइना स्कॉलरशिप होती है, उसमें मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। इंटरव्यू के बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने शायद कोई इरास्मस में फिर उसी साल अप्लाई किया था। इरास्मस में ऑल टुगेदर रिजेक्शन हुई उस बार, हिम्मत नहीं हारी। फिर इन सब चीज़ों से सीखा, देखा कि रिजेक्शंस आ क्यों रही हैं, रिजेक्शंस का मसला क्या है, एप्लीकेशन में किस जगह पे मिस्टेक कर रहा हूँ। तो पिछली बार मैंने इरास्मस में जब अप्लाई किया था 2 प्रोग्राम्स में, दोनों में सेम प्रोग्राम में सेम तरीके का एक लेटर लिखा था। वो हालांकि लेटर लिखना ऐसे पड़ता है कि आपको प्रोग्राम को देखना पड़ता है कि उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उससे रिलेट करना पड़ता है आपको। तो वो मैंने रिलेट नहीं किया था, वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। इवन सेकंड टाइम भी मेरी, मुझे लगता है ये मिस्टेक थी जिसकी वजह से मैं फुली फंडेड पे नहीं आ पाया था। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर मेरे एक टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आजकल डीप लर्निंग की काफ़ी अच्छी डिमांड है, आप उसको सीखें। मैंने उसको सीखना शुरू किया। उसके बाद उसकी वजह से, क्योंकि मैंने उसमें प्रोफाइलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग की, तो मुझे एक सऊदी अरेबिया में एक स्कॉलरशिप ऑफ़र हो गई थी। वो लेकिन प्री कोविड थी, क्योंकि कोविड दिसंबर में आया। मैंने कोविड से पहले प्रोफेसर के साथ बात चल रही थी, ऑनलाइन काम शुरू कर दिया था, तो उधर मेरी हो गई थी। लेकिन वो कोविड की वजह से मैं जा नहीं पाया। फिर मीनवाइल में इरास्मस में भी अप्लाई कर दिया था मैंने, तो फिर मेरा इरास्मस में हो गया था। लेकिन इरास्मस में मेरा ट्यूशन फ़ी वेवियर पे हुआ था, विच मीन्स कि मुझे स्टाइपेंड नहीं मिलता था, लेकिन मेरे ऑल टुगेदर फ़ीस वगैरह दूसरी
तो इस तरीके से सीखा कि गलतियाँ कहाँ करते थे, लेटर्स को बेहतर किया, लेटर्स को, क्योंकि मैं समझता हूँ मोटिवेशन लेटर आपका जो है ना की रोल प्ले करता है, और उसमें आपको 1 महीना तो कम से कम स्पेंड करना चाहिए। 1 महीना ज़्यादा लगता है लोगों को, लेकिन 1 महीना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे तरीके से लिखें, फिर किसी से रिव्यू करवाएं। तो इस तरीके से मिस्टेक्स को बेहतर किया, और इस तरीके से फिर आज आपके साथ बैठे हैं। ओके। और उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर हमें जो है ना ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आपको जो CGPA वो मैटर करती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि अदनान जो है थ्रू आउट अपनी बैच और अपने क्लास में और अपने डिपार्टमेंट में टॉपर रह चुके हैं, गोल्ड मेडल रह चुके हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हैं अपनी डिग्री के, लेकिन उसके बावजूद भी इनको रिजेक्शन मिली हैं, और इन्होंने रीज़न बताया है कि किस वजह से इनको रिजेक्शंस मिली हैं। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है कि आपकी CGPA जो है वो मैटर नहीं करती है कि वो आपको गारंटी दे या कंफर्मेशन दे कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। CGPA के अलावा जो है ना और भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो देखने पड़ते हैं स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा अभी इन्होंने डिस्कस किया है कि जैसे इन्होंने फ़र्स्ट ईयर पूरा इनको मतलब रिजेक्शन नहीं मिली, जबकि ये गोल्ड मेडल थे, फिर भी इनको कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कोविड की वजह से या फिर स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन की वजह से, किसी भी रीज़न्स की वजह से। तो इनको सेकंड ईयर में जो स्कॉलरशिप मिली इरास्मस की, वो सिर्फ ट्यूशन वेवियर थी। इन्होंने फिर भी हिम्मत करके यहाँ आए हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि सिर्फ ट्यूशन फ़ी वेवियर पे इन्होंने कैसे सरवाइव किया और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 2 साल का, और ये कहाँ कहाँ गए इन 2 साल में। असल में हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, सरवाइव आप कर जाते हैं। यूके में एज सच, मैं कोविड में गया था तो एज सच कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन जैसे कि यूके में 1 ईयर का मेरा यूके 1 ईयर था और 1 ईयर मेरा इटली में था। तो मेरी ज्वाइंट डिग्री एरास्मस ज्वाइंट डिग्री होती है, उसमें मैक्सिमम 4 कंट्रीज़ में जाना होता है, मिनिमम 2 में। तो मेरी मोबिलिटी में 2 कंट्रीज़ थे ना। फर्स्ट ईयर मेरा यूके में था, तो यूके में मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। वहाँ हमने काफ़ी सारी चीज़ें घूमी, बहुत एक्सपोयर मिला। टू बी ऑनेस्ट यूके बहुत इन्जॉय किया मैंने, बहुत एक्सपोयर मिला। वहाँ बर्मिंघम में रहता था मैं, उसके बाद हमने नियर बाय सिटीज़ घूमे, लंदन गए, मैनचेस्टर गए और लिवरपूल गई, ये सारी चीज़ें घूमी, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि लोग जो फुटबॉलर्स हैं, जो शौकीन हैं, वो तरसते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जब आप मेहनत करते हैं ना, पढ़ाई करते हैं ना, उसके साथ आपके वो जो दूसरे ख्वाब होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं। घूमने वाले, स्कॉटलैंड घूमा, ग्लासगो गए, एडिनबर्ग गए, बहुत सारी चीज़ें घूमी। उसके बाद फिर मैं इटली आया, तो वहाँ पे सरवाइव हो रहा था मुनासिब। ये होता है कि कम खर्चे में, आप कम पैसों में फिर मैनेज करना पड़ता है। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही थी, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो फिर उसके बाद मैं इटली आया। इटली में मेरा 1 ईयर था। इटली में मेरा बहुत टफ स्केड्यूल था। उसका ये था कि सुबह 9 to 6 मेरे क्लासेस होते थे, लेकिन मीनवाइल मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करता रहा। फिर लास्ट जो मेरे 6 मंथ जो अभी के हैं, तो वहाँ पे फिर मुझे पेड थीसिस मिल गई, जिसमें मुझे फिर स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया था। तो कहने का मतलब यही होता है कि आप हिम्मत ना हारें, हौसला हो आप में, तो आप फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों से, हर्डल से जो है ना आप निकल जाते हैं। तो ये इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, तो आप कर लेते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत टाइम था, बहुत मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के लोगों से मिले, बहुत लर्निंग्स हुई, यूके को जानने की एक मतलब मौका मिला, इटली को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, दुनिया घूमी, पता चला कि ट्रैवलिंग से भी क्या कुछ मिलता है, बहुत एक्सपोयर मिला। दूसरों को भी हम जितना होता है कि गाइडेंस प्रोवाइड की इस छोटे पीरियड में। तो ये कुछ ना मेरा ओवरऑल था एक्सपीरियंस। इसके अलावा जो है मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर ये कॉन्सेप्ट होता है कि इरास्मस एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोग्राम है, पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका ये जो एक्सपीरियंस था या आपका जो टाइमलाइन था वो कैसा रहा? आप कैसे मैनेज करते थे इन चीज़ों को? यार इरास्मस मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। थोड़ा बहुत मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप मेहनत, लगन और हर चीज़ से कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जो इरास्मस होता है वो एक जर्नल स्कॉलरशिप नहीं होती जिसमें आपने अप्लाई किया फिर लिस्ट लगेगी, होगा नहीं। प्रोग्राम टू प्रोग्राम होता है। आप प्रोग्राम टू प्रोग्राम अप्लाई करते हैं, हर प्रोग्राम में अलग आप अप्लाई करते हैं। अभी पहले ये होता था कि आप 3 प्रोग्राम से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी ये हो गया है कि जितने प्रोग्राम में अप्लाई करना है आप अप्लाई करें। हर प्रोग्राम अप टू डेट प्रोग्राम होता है, बेस्ड ऑन दी नीड्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। जिस फील्ड में मैं हूँ, लिटरली स्पीकिंग, वो इमर्ज हो रही है यूरोप में। यहाँ उस पर काम पहले से हो रहा है। हाईली डिमांडिंग फील्ड है फोटोनिक्स। तो ये इन फील्ड्स पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। हर 5 साल के बाद नया प्रोजेक्ट आता है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड्स एंड स्किल्स। सो उसकी फिर जॉब्स और PhDs मिलना भी बहुत आसान हो जाती हैं।
एक तो ये बात। दूसरी बात ये होती है कि नो डाउट जिस माहौल से या जिस उससे हम आते हैं वहाँ एजुकेशनल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, यहाँ डिफरेंट होता है। वहाँ कई लोग क्रैमिंग्स के थ्रू चीज़ें निकल करके आते हैं, कोई यहाँ पे आपको आपकी जो है ना आपकी जो है ना डेवलपमेंट होती है बहुत। आपको थिंकिंग करने पे मजबूर किया जाता है मल्टीपल असाइनमेंट्स कोर्सेज के थ्रू। आपको जो है ना एक जो है ना कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की आदत डलती है। आप देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। क्रैमिंग इज़ नथिंग, बिलीव मी, क्रैमिंग से कुछ भी नहीं होता। क्रैमिंग मतलब यहाँ पे आके पता चलता है कि यहाँ पे तो लोग क्रैमिंग करते ही नहीं है। क्रैमिंग का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता ना। आप अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, समझना है दोबारा दें। तो यही होता था, मेहनत करते थे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे, वर्क हार्ड किया। इन चीज़ों को सारों के करने के बाद मेहनत हो जाता है। लेकिन एक बात बताऊँ, जो की है ना इन सारे फेज़ में, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी का कोई मुकाबला नहीं है। तो इस तरीके से ये सारा जो है ना सिस्टम मेरा गुजरा और बहुत ही अच्छा गुजरा। अभी तक तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अभी मैंने इवेंचुअली थीसिस भी सुपरवाइज़र को सबमिट कर दिए, तो अभी कुछ रैक्स हूँ मैं। तो अगर आप मेहनत करेंगे, हर चीज़ करेंगे, और इसकी अच्छी बात ये होती है कि हर चीज़ टाइम मैनर पे होती है, विच मीन्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कंप्लीट योर डिग्री इन कंप्लीट 2 years। उसमें कोई शक नहीं होता। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी टाइमलाइंस कितनी स्ट्रिक्ट होती हैं, लेकिन फिर आप कर लेते हैं, उसमें कोई वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो इरास्मस है बेसिकली उसमें बेनिफिट्स क्या इंक्लूडेड हैं और उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कैसे क्रेडिट कंप्लीट करने हैं, नहीं करने, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, आपको फिर कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं? असल में मैं आपको इरास्मस के बेनिफिट्स बताता चलूँ जो इस साल से चेंज भी हुए हैं। मैं अभी के ही बताता हूँ आपको। अभी क्या होता है कि मुझे मतलब ये होता है कि आपको अभी जो स्टाइपेंड होता है वो 1400 यूरो मिलता है। ठीक है, पहले ये होता था कि आपको ईयरली अलाउंस भी मिलता था, अब वो नहीं मिलता, क्योंकि अब उन्होंने 1400 यूरो बस आपका मंथली स्टाइपेंड कर दिया। उसमें से हर चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ती है। वो आपको कंप्लीट 2 सालों के लिए देते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि ये इरास्मस की जो सबसे अच्छी बात है ना, ये ज्वाइंट डिग्री होती है। आपको मल्टीपल वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का एक्सपोजर मिलता है और मल्टीपल इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर करने का जो है ना मिलता है। अब फ़र्ज़ करें मेरे केस में 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, 2 मुख्तलिफ कंट्रीज़ थे। तो यूके भी देखने को मिला, इटली भी देखने को मिला। अब दूसरे प्रोग्राम में क्या हो सकता है कि इटली भी हो सकता है, स्पेन भी हो सकता है, ग्रीस भी हो सकता है, और कोई ये कंसोर्शियम कहलाता है। इसमें 4-5 यूनिवर्सिटीज़ का कंसोर्शियम होता है, फिर उसमें मल्टीपल मोबिलिटीज़ बनाते हैं। फिर हर स्टूडेंट को मोबिलिटी होती है, बेस्ड ऑन देयर मोबिलिटी वो सर्कुलेट करते हैं अपनी उसमें। तो इस तरीके से ही होता है। और दूसरा इसमें स्टाइपेंड के अलावा लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं ना, ग्रेजुएशन होने से पहले आपको आइदर जॉब और पीएचडी मिल जाती है। मोर देन 95% जो है लोग आइदर जॉब ले लेते हैं या पीएचडी। वो अलग बात है अगर आप कहते हैं ना आप खुद ही नाहली इतनी कर लें, नाहल तो नहीं कह रहा मैं, इतनी नाहली की सुस्ती कर लें आप, इतनी कि अप्लाई ना करें, तो फिर आप उसको किसी को वो ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर अप्लाई करें, आपको इरास्मस का टेक बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप कहीं ना कहीं लग जाते हैं। मोर देन 95% की मैं बात बता रहा हूँ। और ये हमारी जो पिछली 3 बैचेज हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ आइदर डूइंग अ जॉब और पीएचडी कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। हमारी अपनी बैच में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आइदर उन्होंने पीएचडीज उनको मिल गई हैं या उनको क्या कहते हैं जॉब मिल गई है। वो हम अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुए। लेट मी टेल यू, मेरी 9 सितंबर को डिफेंस डे है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इरास्मस इज़ समथिंग दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। मतलब इतनी चीज़ें देगा आपको लाइफ में कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये सारे इरास्मस के बेनिफिट्स हैं, जॉब्स और ये चीज़, कैरियर डेवलपमेंट आसान हो जाता है। यार क्रेडिट्स मुश्किल नहीं होते, मसला क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है कंसिस्टेंसी से। लेकिन क्या होता है इरास्मस में जब आप आते हैं ना, माहौल बना होता है, आपके लाइक माइंडेड लोग बन जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं, तो आप मेहनत करते हैं, क्रेडिट सब निकाल जाते हैं। मेरे कोई लड़का नहीं देखा या कोई स्टूडेंट नहीं देखा जो फेल हुआ हो या निकला, क्योंकि आप जब इरास्मस में आते हैं ना, विच मीन्स यू हैव समथिंग, आप में कुछ हैं, कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जो आप उस रैंक पे आए हो ना, तो आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि आप कोप अप कर जाते हो। तो ये यार मैं बता रहा हूँ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस है, आपको बहुत मज़ा आता है इस चीज़ों को। टफ़ टाइम भी होते हैं, डाउन लोज हर चीज़, लेकिन आपकी लाइफ बन जाती है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो अपकमिंग अभी एस्पिरेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? उनको सीवी कैसे डिज़ाइन करनी चाहिए, उनको कवर लेटर कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, जैसे मोटिवेशन लेटर कहते हैं, तो वो क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगे ताकि उनकी जो एप्लीकेशन है वो आसान हो जाए?
समी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पे खुद सेशंस हो सकते हैं, लेकिन इसको मैं ब्रीफली हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि इरेस्मस जो है ना, प्रोग्राम टू प्रोग्राम होती है। हर प्रोग्राम की अपनी स्टार्ट डेट होती है, हर प्रोग्राम की अपनी एंड डेट होती है। जो नॉर्मली अगस्त से शुरू हो जाते हैं, तकरीबन मतलब अभी जो अगस्त से स्टार्ट हो गए होंगे या सितंबर से मोस्ट प्रॉब्ली, ये जनवरी फरवरी तक कुछ प्रोग्राम्स की डेडलाइन जाती है। इट वेरीज प्रोग्राम टू प्रोग्राम। आप अगर गूगल पे लिखेंगे ना कैटलॉग ऑफ इरेस्मस, तो वहाँ पे आपको एक कैटलॉग मिलेगा। वहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। आप वहाँ पे कुछ फील्ड सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन योर साइंस XYZ, कितने क्रेडिट आवर्स हैं, उसके बाद आपको प्रोग्राम्स आ जाएंगे। उससे आप बेस्ड ऑन योर स्पेशलिटीज़ या स्पेसिफिकेशन आपको सिलेक्ट करते हैं। पहले 3 में अप्लाई कर सकते थे, नाउ यू कैन अप्लाई इन एज मच एज यू वांट। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अभी हर लिमिट खत्म। अब जो मेन रिक्वायरमेंट होती है इरेस्मस में अप्लाई करने के लिए, मोटिवेशन लेटर, 2 रेफरेंस लेटर, CV, एक्सपीरियंस लेटर इफ़ एनी, IELTS विच इज़ मैंडेटरी, उसके अलावा अदर करिकुलर एक्टिविटीज़, सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये चीज़ें जो मैंडेटरी चीज़ें वो यही होती हैं। सवाल, मैं अब इसमें CV में डिटेल में तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि CV या मोटिवेशन लेटर, मैं बहुत जर्नली बात करता हूँ इसको, मतलब स्पेसिफिक टू द पॉइंट। उसको आपको बहुत ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक लिंक बताता हूँ कि जिस चीज़ का खास ख्याल, CV और ट्यूटोरियल हर प्रोग्राम के लिए आपको ट्वीक करनी पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप मैं फ़र्ज़ करें टेलीकॉम का हूँ, तो मैं फोटोनिक्स के लिए भी एलिजिबल था, तो शायद मैं ऑप्टिकल नेटवर्किंग के लिए भी एलिजिबल हूँ और वायरलेस नेटवर्किंग के लिए भी मैं एलिजिबल हूँ। तो दीज थ्री आर कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि CV में ऐड तो दूसरी चीज़ें करें, लेकिन एम्फेसाइज उन चीज़ों पे करें जो रिलेट करती हैं उनसे। लेकिन वो रिलेट कैसे करेंगे? आप उस प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें हर चीज़ उसको देखें, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या हैं, वो पढ़ के ना लिटरली स्पीकिंग उनके वर्ड्स को मैच करने की कोशिश करें। वो किस चीज़ों को देख रहे हैं, उनको हैं तो रिलेट करने की कोशिश करें, कोई एक्सपीरियंस रिलेट करें। जैसे मैं फोटोनिक्स का था, अगर मैं ऑप्टिकल का एक्सपीरियंस रिलेट कर देता तो शायद अच्छा होता, मैंने नहीं किया था, वो मुझे पता नहीं था इतना। तो आप इसे रिलेट करें, मोटिवेशन लेटर में वो एक्सपीरियंसेस रिलेट करें, वो चीज़ें रिलेट करें जो आपको हेल्प आउट करती हैं इन चीज़ों में। तो ये आपको बहुत फ़ायदा होगा इस तरीके से। एक तो सबसे पहले चीज़ें रिलेट करनी है, और हर प्रोग्राम में जैसे कि मतलब कि आपने अगर एक चीज़ में अप्लाई करना है, उसका एक्सपीरियंस डायरेक्टली शेयर करें, उससे चीज़ें रिलेट करें। दूसरी बात ये होती है कि आप ना अपनी CVs और उनसे चेक ज़रूर करवाएं सीनियर से। दूसरी जो मैं आपको टिप देने वाला हूँ ना, वो अगर आपके प्रोग्राम के कोई ऑलरेडी सीनियर्स हैं जो कोई सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनसे बात करें, उनसे थोड़ी टिप्स लें कि यार इसमें क्या चीज़ें आपने अप्लाई की थी, क्या चीज़ें आपको, क्योंकि प्रोग्राम टू प्रोग्राम चीज़ें टिप्स वेरी करती हैं, लेकिन जनरली तो सेम होती हैं। लेकिन सेम फील्ड वाला बंदा आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएगा, यार इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिएगा, वो देखते हैं। तो ये आप ज़रूर करें, उनसे कॉन्टेक्ट में आने की कोशिश करें, देखें। तो ये चीज़ें हैं। और रेफरेंस लेटर जैसे होते हैं, उनमें भी आप अपने हमारे प्रोफेसर्स के पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप उसमें क्या करें कि आप अगर वो नहीं लिख पाते तो आप खुद लिखें, और उसको इस तरीके से लिखें, उसमें आप बताएं कि आपने अगर सुपरवाइज़र से लिखवाते हैं तो आपने उसमें परफॉर्मेंस कैसी की, अगर कोई मसला आया तो उस मसले को आपने हल कैसा किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे थे आपके, और उसके अलावा आपने अगर जिन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया था उसमें परफॉर्मेंस क्या थी आपकी, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या थी। तो मल्टीपल चीज़ों, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उनसे कहें कि आप जॉब में कैसे परफॉर्म करते हैं, किसी मसले में फंसे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, या आप किसी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से देखते हैं। तो इन चीज़ों पे फोकस करें, रादर देन ये लिखाना कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इसने अच्छी मार्क्स ली, इसको ये मैंने ये। इन चीज़ों पे फोकस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। वो आपके मतलब दूसरी क्रिएटिव स्किल्स देख रहे होते हैं जो आपको मेंशन करनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं इस वीडियो के मुनासबत से बताता चलूँ, सिंध स्कॉलरशिप फोरम पे हम बहुत जल्दी एक पूरा वर्कशॉप करने वाले हैं इरेस्मस पे, जो 4 से 5 घंटे का होगा, जिसमें A to Z व्हाट इज़ इरेस्मस टू हाउ टू राइट एनीथिंग फॉर इरेस्मस, एवरीथिंग इंक्लूडेड होगी। तो मैं इस मुनासबत से कहूँगा जो लोग भी होंगे हम सर्कुलेट करेंगे, तो मैं समी को भी कहूँगा वो सर्कुलेट करे। तो आप उसके थ्रू हमारे साथ आ सकते हैं, हम पूरी गाइडेंस देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई भी चीज़ जस्ट फॉर अ कम्युनिटी सर्विस। तो ये आप उधर आके ज़्यादा चीज़ें डिटेल में भी जान सकते हैं। इसमें मैं मज़ीद आपको ये भी बताता चलूँ कि इनका अपना यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज भी है AS स्क्वायर के नाम से, जहाँ पे ये एजुकेशनल कंटेंट और मल्टीपल चीज़ें इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो अभी इन्होंने जो फोरम बताया उसमें एक बहुत मेगा इवेंट होने वाला है, जिसमें जितनी भी एरास्मस की एलुमनी है, उसके अलावा यूरोप में जितने स्टूडेंट हैं, वो सारे मिल के ये एफ़र्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ आके अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। तो इट विल बी अ वेरी गुड इवेंट, और मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड करूँगा। तो इसी
कंटेंट को कंप्लीट करूँगा मैं यहाँ पे, और मैं अदनान का बहुत शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने कीमती टाइम दिया, क्योंकि ये अभी फ्री हुए हैं थीसिस से, इनसे टाइम लेना जस्ट लाइक एक अपॉइंटमेंट लेना है। तो फाइनली अभी इनसे हमें एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिला और उम्मीद है कि आगे भी हम बनाएंगे। थैंक यू सो मच अदनान। थैंक यू वेरी मच समी, थैंक यू वेरी मच समी फॉर हैविंग मी। उम्मीद है कि ये हेल्प करेंगी इन चीज़ों को। लेकिन अगर एरास्मस के बारे में जिनको पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैं समी को कहूँगा कि सिंध स्कॉलरशिप फोरम का जो हमारा लिंक है ग्रुप का, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दें, आप उसको ज्वाइन करें। तो होपफुली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइज इन यूरोप वेरी सून। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई चीज़ है, तो ज़रूर जो है आप पोस्ट करें, और ये जो मैं लिंक पोस्ट करूँगा इसमें आप अपनी पार्टिसिपेशन ज़रूर दिखाएं अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूरोप आने के लिए। थैंक यू सो मच।